गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9 नवंबर 2023 के जितनी भी यूपीएससी प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज़ आपको दिखाई दी हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी, तो उनको हम इसमें देखने वाले हैं। प्रीलिम्स में अभी सिर्फ 192 दिन बचे हुए हैं, 192 डेज बचे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा जोरों शोरों के साथ अपनी तैयारी शुरू करते हैं सुबह सुबह। और पहली हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IMO के बारे में। IMO क्या है? IMO ने अभी एक्चुअली में रिपोर्ट किया है कि ऑलमोस्ट 6.9 मिलियन यानी कि लगभग 70 लाख लोग कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो कि अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है। मैं जब आपको मैप दिखाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि कोंगो का लोकेशन एक्चुअली में है कहाँ। वहाँ पे 6.9 मिलियन लोग जो हैं वो इंटरनली उसी के अंदर डिस्प्लेस्ड है, यानी कि उनको जगह नहीं है जो ठीक तरीके से मिलनी चाहिए। खैर ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IMO एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है। IMO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनीविया। कहाँ पे? जिनीविया कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो स्विट्ज़रलैंड जिनीविया में इसका हेडक्वार्टर हमें दिखाई देता है। इसकी स्थापना होती है 1951 में। ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी बन जाती है, जो UN नेशंस है उसका खुद का यह बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम कुछ और था। इसका नाम था प्रोविंशियल इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप, यानी कि इसको क्या बोलते थे? PICMME। ठीक है, क्या होता था ये? दोबारा मैं आपको बताती हूँ। प्रोविंशियल इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप। इसका नाम बदल दिया गया था 1989 के अंदर। 1989 में इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको नाम दिया जाता है IMO या IOM, UN माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में है किस चीज़ में, तो वो तो समझ में आता है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है। इसका काम है कि जो भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं माइग्रेशन के संबंधित, यानी कि आप कोई भी एक इंसान इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इंडिया से कहीं जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा है, तो उनका माइग्रेशन इलीगली तो नहीं हो रहा है, ठीक तरीके से तो हुआ है। तो उन सभी बातों पे ये यहाँ पे काम कर रही है। इसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं कि मेंबर्स यहाँ पे कितने हैं। क्या इंडिया इसमें एक मेंबर है? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इंडिया इसके अंदर एक मेंबर है। और इंडिया के साथ साथ यहाँ पे 175 मेंबर स्टेट और भी हैं। ठीक है, 175 मेंबर्स यहाँ पे और भी हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हुए? 175 प्लस यहाँ पे 8 ऑब्जर्विंग स्टेट है कि वो अभी ऑब्जर्व करिए कि उनको मेंबर यहाँ पे बनना है या नहीं बनना है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे कि और इसके बारे में क्या हो सकता है, तो ये एक लीडिंग है, यानी कि ये काम करती है एरिया ऑफ माइग्रेशन में, यानी कि जब आपका कहीं पे पलायन होता है तो उसका मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए, वहाँ पे डेवलपमेंट सही से होना चाहिए, फैसिलिटिंग होनी चाहिए माइग्रेशन वगैरह होते टाइम उन लोगों के साथ। तो उन्हीं के अधिकारों पे ये बात करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं परले मिसाइल। तो परले मिसाइल क्या है? नाम से समझ में आता होगा परले, कि ऐसा कोई मिसाइल जो प्रलय ला दे। ठीक है, प्रलय ला दे। तो कहाँ का है ये? बिल्कुल इंडिया की ये मिसाइल है और इंडिया ने प्रलय मिसाइल जो है उसकी टेस्टिंग की है। पहली ये मिसाइल है जिसका अभी टेस्ट हुआ है। प्रलय मिसाइल के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए कि ये है क्या। सबसे पहले कि इसको डेवलप किसने किया? देखिए यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी आपको दिखाई देगा। इसको डेवलप किया है DRDO ने। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो डिफेंस के लिए रिसर्च की जाती है और उसका जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करता है वो ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसको लगाया कहाँ पे जाएगा? इसको लगाया जाएगा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ क्या होती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है जैसे कि आपका मान लीजिए जम्मू कश्मीर का, मैं आपको यहाँ पे मैप बना के दिखाती हूँ। ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, दिस इज जम्मू कश्मीर। यहाँ से फिर आपका नेपाल वाला बॉर्डर, इधर से फिर आप हिमाचल प्रदेश राजस्थान आ जाते हो। इधर आपका कुछ पोर्शन जो है वो चाइना कहता है कि मेरे पास है इतना हिस्सा, कुछ कहता है पाकिस्तान की ये POK है, तो क्या बोलते हैं? ये POK है और ये क्या है? चाइना का पार्ट है, POC है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब इंडिया के पास, जो इंडिया मानता तो इसको भी जम्मू कश्मीर को अपने पास ही है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया की क्या हो गई? ये लाइन होगी जहाँ पे इंडिया एक्चुअली में कंट्रोल करता है इतने हिस्से पर, और इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहीं पे यहाँ पे हमारी जो मिसाइल है प्रल है उनको इंडिया अब डिप्लॉय करेगा कि ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ सोल्जर से काम नहीं चल रहा है, हम अपनी मिसाइल को भी यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं।
इसके बारे में और बात करें तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल भी कौन सी है, कल मैंने रशिया के बारे में जब आपको बताया था तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में अच्छे से समझाया था। ये शॉर्ट रेंज यानी कि इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 350 से 500 किलोमीटर तक की ही है। और रशिया ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था जो कि अलेक्जेंड्रा 3 थी, उसकी रेंज क्या थी, वो इंटरकॉन्टिनेंटल था, तो उसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज़्यादा थी। क्योंकि हम यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमें इन्हीं एरियाओं के लिए अपनी सेफ्टी चाहिए, पास वालों के लिए, तो हमें इसकी रेंज भी इतनी ही रखनी थी, 350 से 500 किलोमीटर तक की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस से सरफेस की मिसाइल है कि आप इसको सरफेस पे ही हमला कर सकते हो। आप सरफेस मतलब कि सरफेस टू सरफेस या ग्राउंड टू ग्राउंड भी इनको बोला जाता है। तो इनका मतलब होता है कि आप ग्राउंड से या सी से इसको छोड़ेंगे और ग्राउंड पे ही ये जाके दोबारा टारगेट करेगी। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनका एरिया, उनकी वेवलेंथ, हर चीज़ पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है कि यहाँ पे जाके तुमको हमला करना है, ठीक है। आप उसका बीच में उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको टारगेट पहले से ही देते हो। कैपेसिटी की बात करें कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना वजन उठा सकती है, तो ये 500 से 1000 किलो तक की कैपेसिटी का जो है उसको लोड को उठा सकती है। सॉलिड फ्यूल है इसके अंदर, इसका जो फ्यूल होगा वो सॉलिड बना हुआ है। और ये मिसाइल जो है वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के अंदर इसको बेस्ड है, यानी कि पृथ्वी हमारा जो डिफेंस व्हीकल है वो बनाया गया है। क्या इंडिया के पास इससे पहले भी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल इंडिया के पास पहले भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो वो है, और ये अब एक नई आई है जो कि प्रलय के नाम से है। इससे पहले इंडिया की जो दूसरी ओर है उसमें पहले नंबर पर आती है पृथ्वी 1 एंड पृथ्वी 2। ये 2 मिसाइल हमारे पास पहले से ही हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना चाहिए कि प्रलय और पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये बहुत ही पावरफुल है, जितना पावरफुल रशिया की इस्कांदेर और चाइना की डोंगफेंग टुएन ये जितनी पावरफुल ये है, उतनी ही पावरफुल यहाँ पे हमारी इंडिया की प्रलय मिसाइल भी है। और इसको इसीलिए लिया गया था कि उनके साथ अच्छे से लड़ाई हो सके अगर सिचुएशन आएगी तो। नेक्स्ट हम चलते हैं सोलर फ्लेयर्स। क्या होते हैं सोलर फ्लेयर्स? तो आदित्य L1 जो है उसने अपना जो उसका नाम ही है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर हेल 10 SO LIO, और यहाँ पे क्या है S, यहाँ पे I की जगह 1। तो ये जो बना है आदित्य L1 के अंदर, उसने पहली बार जो पहले ग्लिम्स सोलर फ्लेयर के, जो कि सोलर को ही वो स्टडी करने के लिए भेजा गया था आदित्य को, कहाँ पे भेज गया था, देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, लैग्रेंज पॉइंट्स पे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारी छोटी सी पृथ्वी है, ठीक है। गोल बिल्कुल क्यों नहीं बनाती हूँ मैं इसको, क्योंकि पृथ्वी थोड़ा सा अपने एक्सेस पे झुकी हुई है। सेकंड चीज़, ये थोड़ी सी जियोइड शेप में है। आप गोल क्या होता है, आपकी शेप जियोइड शेप होती है जब आपका थोड़ा सा वो एग टाइप में हो, मतलब कि वो पूरा गोल ना हो के थोड़ा सा एक्सेस से, जो उसके एक्सेस है वहाँ से वो थोड़ा सा ऐसे हो, संतरे टाइप में, इसलिए मैं इसको इस तरीके का बनाती हूँ। चलिए, ये हमारी अर्थ है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा 66 डिग्री पे थोड़ा सा झुकी हुई है अभी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ के साथ में यहाँ पे है लैग्रेंज पॉइंट 1 L1, और यहाँ पे है L2, ऐसे से 5 पॉइंट है सन के अराउंड, L3 L4 एंड L5। नासा का जो जेम्स वेब है वो यहाँ पे आपको मिलेगा L2 के ऊपर, ठीक है। नासा का जेम्स वेब भी यहाँ पे गया। और इंडिया का जो आदित्य 1 है वो कहाँ पे है, L1 के अंदर है, जो कि अर्थ को इधर देख सकता है इधर से, और सूर्य को इधर देख सकता है एक तरफ से, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से देख सकता है। और इसने जो ये आपको यहाँ पे सूर्य के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लावा टाइप ऑफ दिख रहा है, ये हो रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है सन फ्लेयर। कि जो बार बार जैसे इंडिया में वोल्केनो होता है ना, सॉरी इंडिया में नहीं, अर्थ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी फटती है तो उसके ऊपर कुछ ऐसे निकल के बाहर जो आता है, उसी रेडिएशन को, वैसा ही कुछ यहाँ पे रेडिएशन की वजह से जो आपके इरप्शन होते हैं वो यहाँ पे नाम से जाने जाते हैं, फ्लेयर्स के नाम से। ये सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव इवेंट्स है, क्योंकि देखिए जो सन होता है, आपको जो रेड पार्ट दिखाई दे रहा है ना सन का, ये एक्चुअली में ठंडा पार्ट है। अब इतना भी ठंडा नहीं है, मतलब जितना गर्म आपका आउटर लेयर है सन की उससे ठंडा है, तो आपका जो सन का सरफेस होगा वो आपको कुछ ठंडा मिलेगा रेदर देन जो आपके साइड वाली चीज़ है। अब ये भी पता है कि सन जो है उसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। और जब ये गैस का पूरा गैसियस ये प्लेनेट है, जैसे दो तरीके के प्लेनेट होते हैं, कुछ गैसियस होते हैं कुछ वैसे होते हैं, इसी तरीके से जुपिटर खुद में एक गैसियस प्लेनेट है, कुछ सॉलिड होते हैं, पृथ्वी जैसे वो सॉलिड है, उतने ज़्यादा गैस नहीं है। ये जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग होते हैं तो यहाँ पे एकदम से क्या आता है, विस्फोटन होता है, और वो उसी विस्फोटन को यहाँ पे फ्लेयर्स की तरह वो दिखाई देते हैं, जिनको बोला जाता है सोलर फ्लेयर्स। ये क्या कर सकते हैं, ये एक्चुअली में इनका प्रभाव अर्थ तक भी पड़ता है, क्योंकि ये अर्थ का जो आइनोस्फेयर है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, और वो डिस्टर्ब होगा तो फिर अर्थ की रेडियो कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होगी। आइनोस्फेयर क्या होता है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अर्थ, ये हमारे अलग अलग ओशन है, यहाँ पे आपका एशियन कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे नीचे अलग, ठीक है, ये आपके कॉन्टिनेंट्स है, ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं आपको ये, और ये क्या है, ओशंस है। अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यानी हवा जो हम लेते हैं, ऊपर जो देखते हैं, वो 5 भागों में बटा हुआ है। पहला जो कि 16 किलोमीटर तक का है, यानी 0 से 16 किलोमीटर, ये होता है आपका ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है ये, ट्रोपोस्फेयर, जो बहुत नज़दीक है, जिसके अंदर हम प्रदूषण देख रहे हैं, बादल सब कुछ देख रहे हैं, उसके ऊपर आता है, अब आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया। सेकेंड आपकी लेयर होती है स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर में हमारे जेट वगैरह चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तेज़ी ज़्यादा, और यहाँ तक अब क्या होगा, जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे उतना ही आपका टेम्परेचर लो होता रहेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे भी लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर अर्थ के ऊपर है 20 डिग्री, ऊपर गए तो यहाँ पे ऊपर जाके देखा कि ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करते ही कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हमारी जो लेयर आती है उसको बोलते हैं मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इस स्ट्राटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के पास आपको दिखेगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ये आपकी ओजोन लेयर जो कि मतलब सन की जो यूवी लाइट्स है इनको डायरेक्ट अंदर नहीं आने दे रही है, कुछ को रोक दे रही है। अब मेसोस्फेयर के पास आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सोस्फेयर, कि बिल्कुल अब आप यहाँ पे बाहर निकल सके हो, एक्सोस्फेयर में आ गए हो। और लास्ट में सबसे ऊपर पहुँचने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आयंस काम कर रहे हैं। अब आपका टेम्परेचर जो लो हो रहा था, कम हो रहा था, यानी कि सर्दी बढ़ रही थी, अब एक्सोस्फेयर से ऊपर जाते ही वो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा दोबारा से। यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 25 होने लगेगा, और आइनोस्फेयर में जाके 35 से 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर का फिनोमिना भी कुछ इस तरीके से काम करता है, और ये होता है आइनोस्फेयर, जिसमें अलग अलग जो आयंस हैं, सिर्फ आयंस पॉजिटिव नेगेटिव ये सब घूमते रहते हैं। और हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी सैटेलाइट्स होती हैं आइनोस्फेयर के अंदर, क्योंकि यहीं से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग काम करता है। पूरे टेलीफोन, हर चीज़ का कम्युनिकेशन, वाईफाई वगैरह सब यहीं से काम करता है। ये होता है आइनोस्फेयर। आई थिंक आप लोग अब समझ सके होंगे कि ये कैसे उनको और क्यों कर देता है, ये कैसे उनको डिस्टर्ब करता है। क्योंकि जब ये आपका जब डिस्टर्ब होता है, जब आपके फ्लेयर्स होते हैं, तो इसमें जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। कोई भी हमें पता है कि ये शॉर्ट वेवलेंथ में, ये जो अर्थ के पास जो सन है वो कोई भी एनर्जी अपनी भेजता है तो वो छोटी वेवलेंथ में भेजता है, मतलब शॉर्ट में भेजता है। जब अर्थ उनको वापस एनर्जी को भेजती है ऊपर, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ में उनको भेजती है। आप देख रहे हैं फ़र्क, ये वेवलेंथ होती है कि कितनी लेंथ में आपका वो आ रहा है। तो ये जब इनकी वेवलेंथ मान लीजिए बढ़ जाती है इनकी वजह से, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी रेडियो में, ऑप्टिकल में, यूवी में, एक्सरेज वगैरह में, हार्ड एक्सरेज में, गामा रेज में, हर चीज़ में आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यूक्लिड मिशन के बारे में। क्या है यूक्लिड मिशन? यूक्लिड मिशन ये देखिए आप, यहाँ पे आपका टेलीस्कोप है ये एक तरीके से। ये पहला इसने ऐसा फुल कलर जो है इमेज भेजी है यूनिवर्स की। आप कितना कलर्ड देख पा रहे हैं ना इसको, यहाँ पे देखिए कैसे गैलेक्सी दिखाई दे रही है। तो इसको क्यों भेजा? इसको 2023 में ही आपका अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया है। कारण इसका क्या है लॉन्च करने का? लॉन्च करने का कारण ये है कि इसको 3D मैप बनाना है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स का 3D यहाँ पे मैप बनाने वाला है और यही इसका पूरा का पूरा काम है। इसको 6 साल के लिए यहाँ पे भेजा गया। और जो मैंने आपके सन के पास आपको लेवरेंज पॉइंट बताए थे L2 के ऊपर, जहाँ पे जेम्स वेब है, वहीं पे ये भी काम कर रहा है। और जेम्स वेब भी किसने भेजा है? जेम्स वेब को भेजा है नासा ने, प्लस ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने, प्लस कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, CSA, इन तीनों ने मिलकर ही इसको भेजा। और यूक्लिड मिशन को भी भेजा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। 6 साल तक वहाँ पे काम करेगा और इमेजेस लेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जियोग्लिफ के बारे में। क्या होता है? 3000 साल पुरानी एक आयरन एज की जियोग्लिफ सर्कल को डिस्कवर किया गया तेलंगाना के अंदर। इस तरीके से होता है कि पत्थर के ऊपर आपकी अलग अलग शेप बनती है। ठीक है, बनाई हुई लोगों ने बनाई होंगी तो उसको डिस्कवर किया, तेलंगाना में ये मिला है।
प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के तरीके से इसको बनाया जाता था। कैसे बना है कि आपने कोई रॉक का सरफेस है उसको रिमूव कर दिया, पिक करके या काव करके उसके ऊपर उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो उस तरीके से ये बनता है। इसके अंदर बहुत सारे डिपेक्शंस होते हैं, दिखाया जाता है, कभी प्लांट्स को दिखा देते हैं, कभी एनिमल्स को दिखा देते हैं, कभी ये ट्राइंगल आप देखिए कैसे स्पाइडर को दिखाया हुआ है, कभी शेप्स को दिखा देंगे। तो इस तरीके से जो जो ठीक लगता था उस तरीके से इसको बनाया जाता है। नाकजियन लाइन्स यहाँ पे आप देखेंगे पेरू के अंदर, ये जो मैंने फोटो लिया है वहीं का लिया है, तो नाजका जो लाइन्स है पेरू के अंदर बहुत सारा यहाँ पे मिलता है। उसके बाद अटाकामा जायंट्स है चिली के अंदर, दोनों ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये कुछ फेमस जियोग्लिफ्स है वर्ल्ड के। इंडिया के अंदर जियोग्लिफ्स ज़्यादातर पाते हैं कोंकण रेंज में। कोंकण रेंज कहाँ पे है, कोंकण रेंज है यहाँ पे आपकी महाराष्ट्र और गोवा के अंदर। यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी जो जियोग्लिफ्स है वो दिखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पुराधवी प्रोग्राम की तरफ। पुराधवी प्रोग्राम क्या है, पुराधवी प्रोग्राम सबसे पहले केरला ने इसको लॉन्च किया है, इंडिया के अंदर ही केरला ने इसी साल इसको लॉन्च किया है। किस नाम से लॉन्च किया है, नाम से इसको लॉन्च किया है KSLM। क्या है ये, एक प्रोग्राम है जो कि केरला स्टेट लिटरेसी मिशन के अंदर आता है। इसमें 8 कोस्टल जो उनके शहर हैं और जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे आप 2 वुमन को देखिए कैसे हाथ में पेन लिए हुए और पढ़ाई कर रही हैं। इसमें इसका एम है कि जो सभी नागरिक हैं इंडिया के या केरला के अंदर, उन नागरिकों को उनका जो दिमाग है उनको साइंटिफिक एप्टीट्यूड दिया जाए, उनकी जो थिंकिंग है उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, सेक्युलर उनको बनाया जाए जितना हो सके, कि आप सेक्युलर, हर धर्म से अलग रहते हुए आप सेक्युलर सोचें। और इसके अलावा उनमें स्पिरिट, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र जो है उसकी स्पिरिट को जगाया जाए कि नहीं यही सबसे ज़रूरी है। और एगेलिटेरियन समाज का यहाँ पे विकास हो। एगेलिटेरियन क्या होता है, एगेलिटेरियन का मतलब होता है, ये एक आइडियोलॉजी है जिसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, समानतावाद, कि आप समानता को लेके आ रहे हैं, इक्वालिटी को लेके आ रहे हैं। इक्वालिटी या फिर इक्वलिटेरियन या एगेटेरियन एक जैसा से ही शब्द हैं ये, मतलब इनका आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। और इन्हीं के अंदर यहाँ पे किन किन को इंक्लूड किया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 8 जो कोस्ट से लगती हुई सिटीज़ है, यानी जो यहाँ पे समुंदर है और यहाँ पे एक कोस्ट है, यहाँ पे जो सिटीज़ लग रही है, उसके अलावा जो ट्राइबल लोग हैं उनकी यहाँ पे शिक्षा दिलवाई जाएगी, उनकी एज वगैरह से कुछ ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनके फॉरेस्ट राइट को पढ़ाया जाएगा, इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल किया है इंडिया के अंदर उसको भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम्ड आउट इन क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर टाइम आउट क्या होता है, पहली बार ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ से कोई एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए, तो इसीलिए देख लेते हैं। टाइम आउट क्रिकेट में ये माना जाता है, पहली बार देखें न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्लेयर को टाइम्ड आउट कर दिया गया है। क्या होता है टाइम आउट, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर या अलग अलग गेम्स के अंदर ये टाइम आउट का फिनोमिना है। जैसे आपको सर्विस करनी है तो कुछ टाइम होता है वॉलीबॉल जैसे गेम्स में, और कोई गेम है तो उसमें भी आपको टाइम लिमिट होती है कितने समय में आना है। इसी तरह क्रिकेट में भी ये टाइम होता है कि अगर एक विकेट किसी का आउट हो जाता है, यहाँ पे क्रिकेट देखिए बैट के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ और खेल रहा है, लेकिन अब जब बॉलर ने यहाँ पे बॉल डाली तो इसको जो है ये विकेट हो गया, यहाँ पे जो लगे हुए थे वो टूट गए हैं, ठीक है, गिर गए हैं। अब इसको जो ये है यहाँ पे इसको जाना चाहिए, और जो नेक्स्ट जो यहाँ पे आने वाला है, यानी कि जो बॉलर आएगा यहाँ पे, जब वो आएगा आके खेलने वाला है, तो बॉलर के बिहाफ पे आने के बाद नए प्लेयर को यहाँ पे 2 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाना चाहिए इस फील्ड के ऊपर, ठीक है। आपको फील्ड के ऊपर 2 मिनट के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। हो सकता है कि वो यहाँ पे खड़ा हो, वो वाला विकेट होगा, कोई भी हो। अगर आप 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे नहीं पहुँचते हो, जो कि रिकॉर्ड किया जाता है, टाइम कौन रिकॉर्ड करता है, देखिए एम्पायर का फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है, एम्पायर अपनी घड़ी को यहाँ पे देख रहा है। तो ये जब ये विकेट हो जाता है उसी टाइम पे यहाँ पे जो टाइम है एम्पायर उसको स्टार्ट कर देता है कि ठीक है अब नया आपका जो प्लेयर है आने वाला है वो आ जाए और खेले। तो यही प्रोटोकॉल है, और पहली बार इमीडिएटली ऐसा देखने को मिला है कि 2 मिनट के अंदर जब प्लेयर यहाँ पे नहीं पहुंच पाया तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उसको हटा दिया गया, बिना एक भी सिंगल बॉल उसको नहीं खिलाई जाती है कि ठीक है अब आउट हो गए आप भी, चलिए। तो ये देखने को मिला था। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप, CFF। क्या होता है CFF, ये एक्चुअली में एक ट्रीटी थी।
ठीक है। किस किस के बीच में ट्रीटी थी? नाटो के बीच में ट्रीटी थी, प्लस यूरोपियन जो और यूनियन है, देश थे, उनके बीच में, और सबसे बड़ा ये थी रशिया के बीच में। जब ये कोल्ड वॉर हो रहा था 1990 के अंदर की ये बात है, इस ट्रीटी को लागू किया गया था, जिसको ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म फोर्सेस यूरोप भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको वार्से पैक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वार्से में इसको साइन किया था। जैसे पूना पैक्ट आप लोग समझेंगे, किस किस के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, पता होना चाहिए, बताइए मुझे। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी प्लस किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। और किसकी वजह से हुआ था? इलेक्टोरल जो आपका वो मांग रहे थे रिजर्वेशन, उसके लिए। तो ऐसे ही इसको वारसा पैक्ट कहते हैं, क्योंकि वो पूना के अंदर साइन किया गया था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर द्वारा, इसलिए उसका नाम पड़ गया पूना पैक्ट। इसी तरह ये वारसा के अंदर हुआ तो वॉर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, या फिर इसको वॉर्सा पैक्ट बोल लीजिए। कब हुआ था ये? 1955 में हुआ था। उसी के अंदर ये ट्रीटी बन के आई, 1990 में इसको साइन किया गया। अब बात कर लेते हैं, ट्रीटी कर रहे हैं, ट्रीटी में एक्चुअली में है क्या? तो ट्रीटी में यहाँ पे है कि जो भी आपका यूराल माउंटेन्स है, ये आपकी यूराल माउंटेन्स है। क्या है यूराल माउंटेन्स? यूराल माउंटेन्स आपको यूरोप को इधर अलग करती है, एक बाउंड्री मानी गई है। इधर आपका रशिया और एशिया है, ठीक है, रशिया प्लस एशिया। कहाँ पे जाती है यूराल माउंटेन्स? यहाँ पे रेड सी तक नीचे चली जाती है, फिर इधर मेडिटेरियन सी इधर आ जाता है, वो अलग बात है, नीचे अफ्रीका आता है। इसमें ये ट्रीटी के अंदर है कि जितना नाटो और ये यूरोप है, जितने यहाँ पे ये लोग नंबर ऑफ जो भी अपने लगाएंगे आर्म्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, सब कुछ उतना ही यहाँ पे रशिया भी लगा सकता है। मतलब इसी तरीके से ट्रीटी की गई थी कि आप लोग ज़्यादा मत करिए, और ये दोनों इसी माउंटेन्स की रेंज के इधर दोनों आसपास रहने वाले हैं। लेकिन अभी रशिया ने इसको अपनी पार्लियामेंट से ऑफिशियली इसको हटवा दिया है, तो उसी की वजह से यहाँ पे नाटो ने भी इसको हटवा दिया है कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम भी नहीं करेंगे, नो ऑफेंस, ठीक है। तो नाटो ने भी इसको हटा दिया। आगे देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा बाद में जब न्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्सनैलिटी इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़ मैं आपको जरूर मैप में दिखाऊंगी, लेकिन पहले हम देख लेते हैं पर्सनैलिटी इन न्यूज़ में कौन कौन है। तो यहाँ पे है चंद्रशेखरा वेंकटैया, CV रमन, 1888 में इनका जन्म होता है, 1970 में इनकी डेथ हो जाती है। अभी इंडिया के अंदर इनकी 135th 135वीं जो जन्म दिवस है, जो एनिवर्सरी है, सालगिरह, उनको मनाया गया है 7 नवंबर के अंदर। इनका जन्म होता है तिरुवंचुपुली, तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म होता है। और इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स का निर्माण किया, फाउंड किया उसको। इसके अलावा इन्होंने इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस AIAS को भी इन्होंने बनाया। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला AIS नहीं है, ये इनका इंडियन इकोनॉमी ऑफ साइंस है, जिसको इन्होंने सोसाइटी के अंदर रजिस्टर किया। और क्या है इंडिया के अंदर सोसाइटी? जब आप किसी को रजिस्टर करते हो तो वो होता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1934, ठीक है। तो इसके अंडर इन्होंने इसको करवाया था। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ये हमारे देश का गर्व है, और इसलिए हम इनको आज भी मानते हैं, क्योंकि 1930 में इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनको भारत रत्न दिया गया है 1954 में इंडिया के अंदर। क्या कब दिया गया है? 1954 में इंडिया के अंदर इनको भारत रत्न भी दिया गया है। इन्हीं के नाम पे इंडिया में नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इन्होंने रमना जो इफेक्ट है उसकी खोज की थी। फिजिक्स वाले 10th 12th के बच्चे इसको समझ पाएंगे कि रमन इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई फिजिक्स से नहीं पढ़ा है तो चिंता मत करिए, मैं आपको बताती हूँ। इस रमन इफेक्ट में क्या होता है, इसमें रमन जी बताते हैं कि जब आप मान लीजिए लाइट है, ठीक है, वाइट कलर की हम दिखाते हैं लाइट को, कि यहाँ से कोई लाइट आ रही है, और ये लाइट जब किसी लिक्विड के अंदर जाती है तो ये स्कैटर्ड हो जाती है। अब ये वाइट लाइट आ रही थी, वाइट लाइट यहाँ तक आती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा कलर चेंज कर जाती है, क्योंकि लिक्विड में इसकी चेंज आ गया है, और फिर से ये वाइट बन के दिख जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर स्कैटरिंग दिखाई देगा, अलग होना दिखाई देगा, कलर में बदलाव दिखाई देगा। और वो कारण क्या होता है, क्यों ऐसा आता है अलग लिक्विड में अलग कलर? क्योंकि यहाँ पे वेव लेंथ चेंज हो जाती है। क्योंकि जब यहाँ से लाइट आ रही थी तो उसकी वेव लेंथ कुछ और थी, और लिक्विड में वो जाती है तो उसकी वेव लेंथ कुछ और चेंज हो जाती है। और वेव लेंथ के चेंज होने से ही, जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया कि सोलर फ्लेयर की जब वेव लेंथ चेंज होती है तो वो कितना डिस्टर्बेंस कर देता है, इसी तरीके से यहाँ पे वेव लेंथ के चेंज होने से ये इफेक्ट बनता है। और इसको क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट इसको बोला जाता है, रमना इफेक्ट इसको बोला जाता है। ये आपका रमन इफेक्ट है। इन्होंने और भी चेंजेस बताए। इन्होंने बताया कि कैसे
जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। कोई मॉलिक्यूल होता है, अगर आपकी चेंज होगी तो वो डिफ्लेक्ट होगी। कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर आप एक डालेंगे तो वो अलग तरीके से दिखाई देगा। हर कोई कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट करता ही है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे इनके बारे में जो चर्चा थी वो होती है ख़त्म। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे रिपब्लिक जो कोंगो है वो कहाँ पे है। तो हम चलते हैं अर्थ के ऊपर। यहाँ पे हम आ गए हैं अभी हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और आप यहाँ पे देख लिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पहले आप अच्छे से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखिए। ऊपर यहाँ पे यूरोप है, बीच में जो आप ये पानी देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी। और यूराल माउंटेन्स को भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए कहाँ यहाँ पे जो आपका ये बाउंड्री है, जो आप ये वाइट बाउंड्री देख पा रहे हैं यहाँ के, ये आपकी यूराल माउंटेन्स की बाउंड्री दिखती है। यूराल यहाँ से नदी भी बहती हुई आती है, ठीक है। और ये आपकी है यूरोप और रशिया के बीच में, यहाँ पे मॉस्को से जो इधर वाला एरिया है। फिर हम चलते हैं अफ्रीका में। फिर हमने बात की थी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर ये पे यहीं पे आपको कॉन्गो रिवर भी बहती हुई नजर आएगी। और ये कहाँ पे है, नदन जो है, इक्वेटर से जो नीचे वाला पोर्शन है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर इक्वेटर होके गुजरता है, तो वहाँ से नीचे जो पोर्शन है वहाँ पे आप देख पाएंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम की सिटी है। तो यहीं पे आज का हमारा जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा न्यूज़ है वो ख़त्म होती है। एंड थैंक यू सो मच जो भी अभी तक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।